और आप ये जो कह रहे थे ना कि भारत क्या ऐसा ऑफर कर देंगे, मसला ये नहीं कि हमें कुछ ऑफर करना है, मसला ये कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या ऐसी है कि वो देश ये समझे कि हम उसके दुश्मन नहीं। हम जो बात कह रहे हैं वो बात उसके इंटरेस्ट में भी है, दुनिया के साथ साथ उसके इंटरेस्ट में भी है। अब पूरे ग्लोबल मैप को उठा के देख लें, भारत के अलावा कोई भी देश ऐसा है जो दोनों पक्षों के साथ उसी रूप में अपनी बात को कह ले और वो इस बात को समझें भी। वो अल्टीमेटली टेबल पे ही आना है, लड़ाई ये कितनी लंबी चलनी है। और टेबल पे आओगे, चाहे यूएस हो, इजराइल हो या ईरान हो, आप अपने प्रेशर के चलते, मसला उसमें बस ये होना चाहिए कोई ऐसा देश हो जिसकी अपनी इतनी क्रेडिबिलिटी हो कि वो बातचीत को ठीक तरीके से नेगोशिएट करा सके। और अभी की परिस्थिति में भारत के अलावा कोई और नहीं दिख रहा है। अगर जयशंकर यूरोप जा रहे हैं और वहां पे जाके इस बात को कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी के द्वारा हमने ये चीज हासिल किया और हम आगे ये करते रहेंगे, तो सीधे सीधे संदेश दे रहे हैं ना कि भाई रास्ता डिप्लोमेसी का। ईरान तो फिर भी ईरान तो चले आपसे बात कर रहा है, वो अभी भी उसने कहा कि मैं अपने पड़ोसियों के साथ भी, उन्होंने एक ये ऑफर किया है कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग या एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना लें और ये आपके यहाँ जो भी टारगेट हुए हैं एरियाज, वो हम ये साबित करने के लिए तैयार हैं कि ये हमने अपने बचाव में किया है, ये अमेरिकी एसेट्स थे जिन पर हमने हमला किया, आपके हित पे हमने कभी वार नहीं किया। तो वो तो उनके साथ भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर वो ओमान पे भी बॉम्बिंग करता है जो उसका मीडिएटर था। वहां भी सब इतना ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि भाई उसकी पोजीशन बड़ी क्लियर है, उसकी कोशिश साफ दिखाई दे रही पूरी दुनिया को जंग में लाओ। बस कि हम तो बर्बाद हुए, मैंने शुरू में कहा ना कि हम तो बर्बाद हुए, बाकी कोई बर्बाद करेगा। यूरोप तक पहुंच गया भाई वो, साइप्रस, तुर्की और अजरबैजान। ईरान ने ये बहुत बड़ी गलती, अभी उसको फायदा हो रहा है, पूरी अरब साइकी को एक तरह से हिट किया है जी, और इसका असर बड़े लंबे समय तक होगा। ये जो मरे हैं अली लारीजानी, इन्होंने कल ही एक स्टेटमेंट जारी किया था, इन्होंने मतलब दुनिया के मुसलमानों के नाम एक पत्र के तौर पर कि आप ये बताएं कि क्यों कोई मुसलमान देश हमारी मदद के लिए नहीं आया। बेसिकली ये मुस्लिम सेंटिमेंट को अराउज करने की कोशिश, क्यों मुसलमान देशों पर आप हमला कर रहे हैं? उन्होंने हेल्प कहाँ मांगी? उन्होंने वो तो कहते हैं हमने सीधे अटैक किया। वो कह रहे हैं हम तो अमेरिका के बेस पे हमला कर रहे हैं, आपने क्यों दे रखी दुबई अमेरिका में के कौन से पर हमला अमेरिकन कर बेस रहे पे हैं? हमला किया? एयरपोर्ट पे आप हमला कर रहे हैं, दुबई के एयरपोर्ट पर हमला कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स पे आप हमला कर रहे हैं, पार्क्स पे हमला कर रहे हैं, मॉल्स पे हमला कर रहे हैं, पूरा दुबई बर्बाद करके रख दिया। तो वहां कौन से यूएस बेस पे हमला किया? अब कौन मीडिएटर बनेगा हमारे बीच में से? और कोई ये बताए कि भाई किस देश ने, खाड़ी के देश ने अपने यहाँ जो एयर बेस है या दूसरे मिलिट्री बेस है उनका इस्तेमाल अमेरिका को करने दिया ईरान के खिलाफ। एक डेटा और आया सर कि 28 फरवरी को पहले दिन करीब 550 के करीब मिसाइल्स फायर की थी ईरान ने, और वो अब आज पर डे की उसकी जो लास्ट, वो शायद 14 तारीख तक का डेटा था, तो वो 25 मिसाइल पर डे फायर कर रहा है। ऐसी वो 800 ड्रोन्स फायर कर रहा था, 70-80 पर डे ड्रोन्स वो फायर करता है। उसकी ताकत यहाँ तक तो घटी गई है, हाँ लगातार घट रही है और घटेगी। हाँ, कोई इनडिफिनिट सप्लाई तो है नहीं। और अगर वो अली आयतुल्लाह खमेनी को और अली लारीजानी को, चलिए वो तो ये था कि भाई सरप्राइज एलिमेंट, फर्स्ट डे ऑफ वॉर, कि आपको किस तरह पता हुआ, आपने मार दिया। अब चलती जंग में अगर आप दूसरे सबसे पावरफुल आदमी को मार सकते हो तो उनके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन कितनी आ रही है और कितनी है ये ईरान को क्या पता है। बिल्कुल। तो वो तो अपनी टाइमिंग के हिसाब से अपना जो है गोल है उसको सेट कर रहे हैं, कब किसको मारना है, कहाँ हिट करना है। तो इसलिए जो है ये ईरान केवल इतना कर सकता है कि इस युद्ध को लंबा खींच सके, कितना, लेकिन उसके बाद जो ईरान की बर्बादी होगी उससे निकलने में कितने दशक लगेंगे ईरान को, सवाल इसका है। और रिजीम चेंज का कारण यही बन सकता है। भाई एक बार युद्ध बंद हो गया तो ये जो बर्बादी है उसकी वजह से जो भुखमरी आएगी, बेरोजगारी आएगी, वो लोगों को सड़क पे आने के लिए मजबूर करेगी। और फिर ये रिजीम तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि उनको गले लगाएगी। लोग क्यों नहीं निकल रहे? जो लोग जनवरी तक बाहर निकल रहे थे, गोली भी खा रहे थे। ऐसा है कि घर में लड़ाई हो और बाहर वाला हमला करने आ जाए तो घर में एकता हो जाती है कि हमारी लड़ाई जो है इस रिजीम से है, लेकिन अमेरिका का साथ हम दुश्मन देश का साथ क्यों दें? तो इसलिए जब तक लड़ाई चलती रहेगी लोग सड़क पर नहीं आएंगे। सड़क पर जब भी आएंगे लड़ाई खत्म होने के कुछ समय बाद ही आएंगे, क्योंकि अभी तो रिजीम उनके खिलाफ कुछ कर नहीं रही है। जो कुछ कर रहा है अमेरिका और इजराइल कर रहे हैं, उनका नुकसान तो अमेरिका इजराइल कर रहे हैं ना, तो उनके साथ क्यों खड़े हो जाए? तो इसलिए अभी तो लोग सड़क पे नहीं आने वाले। और कोई ये जो क्राउन प्रिंस थे, इनको लेकर के बातचीत, या अब तो
कोई अल्टरनेट रिजीम के बारे में भी बात होनी बंद हो गई है, क्योंकि अब लोगों को ये लग रहा है कि ऐसे तो जो लोग 17 दिन लड़ सकते हैं अभी और कितना दिन लड़ सकते हैं, ऐसे कैसे रिजीम चेंज होगी? बिल्कुल निश्चित तौर पर। और प्रदीप जी ने बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पर ना ट्रंप ने बहुत बड़ी मिस कैलकुलेशन की। उन्हें लगा कि ये बहुत मुफीद समय है, जैसे वेनेजुएला में था, वहां पर भी अनरेस्ट तो था ही, उसका फायदा ट्रंप ने उठाया। और यहाँ IRGC तक में मोसाद बैठा हुआ है, ये तो एकदम क्लियर कट फैक्ट है, पूरी दुनिया को पता है। तो ट्रंप को लगा इसी बल पे खामेनेई एलिमिनेट भी हो पाए पहले ही दिन अटैक में, तो इस पे उनको लगा कि जनता मेरा साथ देगी। लेकिन जनता ने घर की लड़ाई के बाहर से जब कोई आया घर में तो उनका साथ देने से मना कर दिया। और यही कारण है कि लगातार जो ये एक्सट्रीमिस्ट वाला पैरेलल है, इस पे ट्रंप और इजराइल अटैक कर रहे हैं। और इसमें समय लगेगा, लेकिन मुझे इस बात का भी भरोसा है कि रिजीम ईरान में चेंज होगा। इस मसले को लेकर सारा जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो रही है, कल उसका एक मतलब पटाक्षेप हो सकता है कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ना विदेश मामलों की, कल उसकी बैठक है, तो उसमें विदेश सचिव जाएंगे और पूरा ब्रीफ करेंगे। तो अगर वो कमेटी संतुष्ट होती है भारत की तरफ से जो भी प्रयास किए जाए या जो भारत की पोजिशनिंग है, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी फिर जो बाहर पॉलिटिक्स को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है, एक तरह से उसका पटाक्षेप कल उस कमेटी की बैठक में ही हो जाएगा। उसके आधिकारिक ब्रीफिंग तो नहीं होती है, लेकिन सोर्सेज के मार्फत वो जानकारी सामने आई आएगी कि कमेटी के चेयरमैन कितना संतुष्ट हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं बाहर, तो आके वो रिकॉर्ड पर भी बोल वही सकते हैं। कमेटी जिसके चेयरमैन शशि थरूर हैं। शशि थरूर से कितना संतुष्ट कांग्रेस हुई है। वो तो बेचारे अभी तक गाली खाते हैं। अभी उन्होंने इस पर तो बड़ा नपतुला बयान दिया है, तब भी कि भाई आप अपने इंटरेस्ट देखें, हमारा जो स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है, हम किसी की लड़ाई में क्यों कूदें, हम कोई एक साइड क्यों चुने, इतनी बात उन्होंने कही थी। आजकल कांग्रेस आलाकमान के साथ भी उनके रिश्ते अच्छे हो गए हैं, अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। चुनाव तक रहेंगे केरल के। हाँ नहीं, हाँ मतलब समझ में आ गया इन लोगों को कि नहीं ठीक है, कहीं नहीं जा रहे हैं। और बीजेपी में तो उनको कभी नहीं आना है, खामखा कांग्रेस वाले उनको टारगेट किए रहते हैं। वैसे और भी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हुई हमारे यहाँ, समय है चलिए कमेंट ले लेता हूँ आपसे, क्योंकि बहुत वायरल हुआ वो एक कमेंट जो दिल्ली के पूर्व गवर्नर थे नजीब जंग साहब, उनका एक बयान जो उन्होंने दिया ईरान के ऊपर बड़ा वायरल चल रहा है। लोगों ने कहा कि आप देखें कि ये भी जो है अंदर से एक हार्डकोर इस्लामिस्ट रहे हैं और ये भारत सरकार के सचिव भी रहे हैं। और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि ये एक उम्मा का फेलियर है, नोशन ऑफ उम्मा का, मुस्लिम सॉलिडारिटी का फेलियर है, तो उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, आप उन्हीं को क्यों देख रहे हैं जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, 12 साल वाइस प्रेसिडेंट रहे, उनको देख लीजिए। इन सब लोगों के अंदर है वही, वो एक पर्दा रहता है और ऐसा समय आता है जब वो हट जाता है। तो नजीब जंग के बारे में जिन लोगों को गलतफहमी थी, उनकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। वो सोचते उसी तरह से है, उनके लिए इस्लाम और उनका मजहब सबसे ऊपर है। और वो पर्दा भी ट्रांसपेरेंट ही रहता है। हाँ, ट्रांसपेरेंट रहता है, वो जो देखना चाहे देख जाता है, जो आंख बंद किए हुए उसको नहीं देखता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की बात बार बार पढ़नी और याद रखनी चाहिए कि मुसलमान के लिए जो बाकी लोग हैं, जो उनकी ब्रदरहुड है, वो यूनिवर्सल नहीं है, वो क्लोज कॉर्पोरेशन है, केवल मुसलमानों के लिए है। बाकी सब काफिर हैं। बाकी सब काफिर है। दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं आप इसी से समझ लीजिए कि वो क्या समझते हैं। कि ऐसा कोई मौका नहीं था कि वो इसकी बात करते। फिर जैसे उन्होंने सैटेनिक फोर्स कहा इजराइल को, बात न करते तो हम आप चर्चा कर रहे होते। नहीं, उस बयान में ऐसा लगा कि वो वाकई जैसे आदमी अंदर से पीड़ा से बोल रहा वही हम लोगों को जल्दी ये बात समझ में, जो शत्रुबोध की बात है ना, शत्रुबोध का मतलब ये नहीं होता कि लाठी तलवार लेकर सड़क पे निकल जाए। वैचारिक शत्रु, आंतरिक कौन विचारधारा के आधार पर कौन हमारा शत्रु है, विरोधी है, इसकी पहचान होनी चाहिए। और उसकी पहचान हो तो फिर ठीक है। लेकिन गलतफहमी में अगर आप हैं कि जो आपका दुश्मन है, आपको दुश्मन मानता है, उसको आप दोस्त मानकर गले लगा रहे हैं, तो एक दिन धोखा खाएंगे।